हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो काफ़ी एक लंबे समय के बाद, थोड़े अनकंडीशनल सर्कमस्टांसिस की वजह से हम थोड़े टाइम के बाद आ रहे हैं। बट ट्राई करेंगे कि अब से रेगुलर रहने की ट्राई करें। और जेई की डेट्स तो आप सभी को पता भी खैर लग चुकी होगी। तो यही मद्देनजर रखते हुए हल्के फुल्के कंसेप्ट जितने हमारे होते हैं यार, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां करवाएंगे आपको। +1 +2 का फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो अब तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। एंड कॉपी पेन हाथ में, नोट्स आपके साथ में। ज़्यादा बात नहीं करते हुए, तो जहां हमने पिछली वीडियो में रेकमेंड पहले करता हूँ कि लॉज ऑफ मोशन मैंने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हुए फर्स्ट लॉ की हल्की सी डेफिनेशन की बात हुई थी। तो बस उसी के आगे थोड़ा मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन, ओके। तो स्क्रीन आपके साथ सबके सामने आ चुकी होगी। तो आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हमने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था, ठीक है। आज की स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा थियोरटिकल हो सकता है, तो इसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1.5x, 1.75x, 2x अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने कहाँ छोड़ा था, हम बात कर रहे थे गैलीलियो और एरिस्टोटल के। पिछली वीडियो एक बार देख लें। तो उनके कुछ आइडियाज़ थे फर्स्ट लॉ के ऊपर, ठीक है। आज थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा है, थोड़ा सेटअप के साथ आए हैं। बाकी चलो ट्राई करते हैं इंप्रूव करने का भी। हमारा माइक्रोफोन हमारे पास नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। बट हमने बात की थी गैलीलियो एंड एरिस्टोटल के कुछ आइडियाज़ पे। एरिस्टोटल की कुछ एक फेलिसी थी जो वहाँ पे फिर गैलीलियो ने कुछ आके बोला। तो गैलीलियो के जो आइडियाज़ थे वो थे तो सिंपल रेवोल्यूशनरी भी थे। बट एरिस्टोटल की जो मैकेनिक्स थी ना, वहाँ पे थोड़ा उसको हिला दिया था। इतना तो गैलीलियो ने काम कर दिया था। और इन्हीं आइडिया से जो नई मैकेनिक्स थी आपके पास, उसने भी एक बर्थ लिया था, एक नई मैकेनिक्स डेवलप हुई थी, ठीक है। तो एक हम नोट पहले आपको बता दूं, मैं पहले ऐसी बातचीत में करते हैं। एक मैं आपको छोटा सा नोट बता देता हूं कि चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो, बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन। इतना सा हमारे को पता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट है मतलब रुका हुआ, तो एक्सेलरेशन जीरो है ही। बट अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में भी होगा, आज देखो काफी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है इसी चक्कर में, बहुत टाइम बाद है, बट चलो कोई बात नहीं, समझना, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में भी हो, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, लीनियर की बात है कि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो मतलब उसकी एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होगी, इतना तो हमारे को पता है। तो ऐसे ही थोड़ा मतलब सिंपली एक्सप्रेस किया न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ। या न्यूटन ना बोले, अभी शब्द ना बोले क्योंकि डेफिनेशन मैंने करवा दी है। तो ऐसे ही पहले फर्स्ट लॉ को डराइव करने की बातचीत हो रही थी। तो हम बोलते थे कि वहां पे इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। हम ये बात करते थे। अब ये क्यों होता है ये अब आगे चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आएगा ना मामू, मजा आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो नॉन जीरो हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर बॉडी पे कोई मतलब आपके पास हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स हो, तो बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकती है। उसकी भी चर्चा करेंगे, वो कहाँ पे आता है। आज सारी चर्चाएं मैक्सिमम हो जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अनएक्सेलरेटेड हो, मतलब वो रेस्ट में हो, या लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो, तो फर्स्ट लॉ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि बॉडी पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। अब मजेदार बात देखो क्या है, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह है इस पृथ्वी पे, जब तक व्यक्ति है तो उसको गुरुत्वाकर्षण तो फील करना पड़ेगा। जो मतलब अर्थ ग्रेविटी लगा रही है तो उसके फीलिंग में उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात करते हैं, विद एन एग्जाम्पल भी लेते हैं, तब आपको चीज़ थोड़ी समझ आएगी। मैं बोलता हूँ कि कंसीडर अ बुक या कंसीडर अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल टेबल। हमने एक ब्लॉक रख दिया, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि इस ब्लॉक को अभी हम बोल रहे, मान लो ये रेस्ट में है, ठीक है। तो इस पे लगने वाली कितनी फोर्सेज, अब देखो ना यहाँ पे कि कितनी फोर्सेज लग रही है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बनेगा बॉडी का एफबीडी। एफबीडी कई होनहार छात्रों को पता भी होगा जो थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी पता पहली बार देख रहे हैं, तो एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ये बनता कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। मतलब सिंपल सा, अभी इतना ध्यान रखो, अभी जो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि एफबीडी पे बॉडी पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्सेज को हम देखते हैं कि बॉडी में कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, उसको एरोज से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं यार, कुछ बोल रहा हूँ आज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहली फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है, देखो पहली फोर्स लगेगी यहाँ पे, इसका जो वेट होगा कुछ, वो किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने यहाँ पे देखो मास नहीं बोला, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वेट, क्यों, क्योंकि जो पहली फोर्स है वो लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसे, मान के चलिए कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी चीज को बोलते हैं वेट।
वेट का आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसे W इज इक्वल टू एम जी होता है। और एक और चीज भी होता है, यही कंपाइलेशन कर लेते हैं इसका, जैसे F इक्वल टू एम ए भी होता है। ठीक है, अब जहां पे ये एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, तो इस चीज को भी हम F इक्वल टू एम जी मान के चलो, तो एम जी ये भी, एम जी ये भी। तो वेट और फोर्स को ऐसे इक्विवेलेंट किया जा सकता है, बट बोलते नहीं, क्योंकि ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को ही हम वेट बोलते हैं। अब इसकी इतना ज्यादा ग्रास रूट लेवल पे चर्चा में नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये लग रही है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स भी होगा ऑन अ बुक बाय द टेबल, जिस चीज को हम डिनोट करते हैं, या तो एन से कोई करता है, कोई आर से करता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। किसकी वजह से लग रहा है? द अपवर्ड फोर्स ऑन अ बुक बाय द टेबल। ठीक है, ये क्यों? थर्ड लॉ भी आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे बता देते हैं। आगे पढ़ा ही होता है यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ नाइन्थ क्लास से चलता है अपना, मतलब इक्वल, अपोजिट, पता है ना, एक्शन रिएक्शन ठीक है, चलो। तो मतलब अगर वेट बॉडी का नीचे को लग रहा है, तो अपवर्ड फोर्स ऑन अ बुक बाय द टेबल, उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को रहेगा। ठीक है, देखो आर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, या एन के बारे में आप बोल सकते हैं। आर और ये जो एन है आपका नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से, जितना वेट होगा उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर को लगेगा, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग एक फोर्स है हमारे पास। अब हम क्या बोलते हैं कि फोर्स है जबकि बॉडी इवनली रेस्ट में भी है, तो फर्स्ट लॉ क्या कंक्लूड करेगा कि फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है। क्योंकि अगर आर बड़ा हो जाए तो बॉडी ऊपर को जानी चाहिए, वेट नीचे हो जाए तो 10 तो चलो क्या ही जाएगा, बट चलो फिर भी मतलब मैग्नीट्यूड इन दो का बराबर होना चाहिए, तभी ये जाके रेस्ट में रह सकती है। तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब 5 इधर को 5 इधर को, दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई, तो बॉडी रेस्ट में। टोटली इनकरेक्ट रीजन, मतलब कुछ हद तक ठीक है, छोटे बच्चों को छोटी कक्षा में पढ़ाने के लिए ये रीजन ठीक है कि एक चिंटू ने खींचा 5 न्यूटन से इधर को, 5 न्यूटन से इधर को, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल होकर जीरो। नो, उनको बोलते हैं कि देयर इफेक्ट एड ऑन हो जाती है, जैसे 5 इधर को और प्लस प्लस ही हो रही है, बट -5 दूसरी साइड को है, तब जाके वो जीरो होता है। तो ऐसे ध्यान रखना। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है यहाँ पे कि सिंस द बुक इज ऑब्जर्व्ड टू बी एट रेस्ट, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि द फोर्सेस कैंसिल देयर इफेक्ट, या फोर्सेस ही कैंसिल, काट दो ठीक है, तो ऐसा मत बोलना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ सॉरी, नॉर्मल रिएक्शन आर मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेट, जो कि हमारे को थोड़ा पता भी है कि ये तो होना ही चाहिए। थर्ड लॉ भी बोलता है यार तुम क्या कर रहे हो, हमारी इज्जत नहीं है क्या? ठीक है, पर बहुत ज्यादा इज्जत है। वो था कोटा फैक्ट्री का डायलॉग, 3 लॉ दिए न्यूटन ने, आधी फिजिक्स खत्म हो जाती है, बस वही बात है। तो एक एग्जांपल इसका फर्स्ट लॉ का हल्का फुल्का सा देख लेते हैं, जो हम मतलब सभी को पता होता है, 9th में पढ़ा है आपने, बस वाला। वो एग्जांपल होता था कि जैसे हम बस में हैं, स्टेशनरी खड़े हैं, और वो बस एक सडन जर्क के साथ स्टार्ट हो जाए, तो हमारे को एक बैकवर्ड जर्क लगता है। और वो क्यों लगता है? अब देखो यहाँ पे पहला केस समझते हैं, पहले 2-3 केसेस में इसको समझते हैं, जितने पॉसिबल केसेस होंगे वो मैं आज आपको बता दूंगा। कंसेप्ट ये बहुत सिंपल है, बट ऑल क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी को ये पता है थोड़ा सा स्किप कर सकता है, ठीक है। बट फिर भी देखो, अगर हमारे फीट और बस के बीच में खड़े हैं, बस में खड़े हैं, फीट और बस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ना हो, तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे जब आप स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ोगे, तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड फो, वो हमारी मदद भी करता है, कई जगह दुष्कर्म भी कर देता है बट चलो फिर भी फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड फो, और वो हमारे को आगे बढ़ने में भी मदद करता है, जीवन में नहीं, चलने में, ठीक है। तो आप देखो वहां पे अगर फ्रिक्शन ना हो तो वहां पे क्या होगा? जब बस अगर चाहे जर्क से चले, चाहे आराम से चले, चाहे कैसे चले, तो बस का जो सरफेस है वो पैरों के नीचे से स्लिप होता हुआ निकलता जाएगा, और हम एक ही जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि हमें आगे ले जाने वाली कोई फोर्स नहीं है। फर्स्ट लॉ ने भी तो यही बोला था कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट वही रहेगी कब तक, जब तक उसको कंपेल ना किया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कि चल काके आगे चल, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? बस का जो सरफेस है वो पैरों के नीचे से स्लिप होता आगे चल जाएगा, और हम कहीं बस की जो बैक होगी उससे कोलिजन हमारा हो सकता है, ठीक है। अब वहां पे तो फ्रिक्शन है, हम तो प्रैक्टिकल आदमी है, हम तो प्रैक्टिकल बात करेंगे। तब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ भी दो केस समझो। अब एक तो होता है कि अगर बस वो हौले हौले चलाए ना, हाँ, आराम आराम से चलाए बस को, तब क्या होगा? तो जो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काफी है,
इनफ है कि वो हमारे पैरों को बस के साथ आगे ले जाए आराम से विदाउट एनी जर्क। बस अगर आराम से स्टार्टिंग कोई ड्राइवर बहुत प्यार से चलाने वाला हो या अगर उतराई में हो तो सिर्फ उसने ब्रेक छोड़ी और वो खुद ऐसे नीचे चढ़ने लगी तो हमारे को एक उतना जर्क नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे इतना इनफ फ्रिक्शन है कि वो हमारे साथ हमारे पैरों को भी, मतलब बस के साथ हमारे पैरों को भी आगे ले जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रिक्टली रिजिड तो है नहीं, वो कैसी है, वो थोड़ी सी डिफॉर्मेबल है। डिफॉर्मेबल मतलब कि इट अलाउज सम काइंड ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन अवर बॉडी पार्ट्स, कि बॉडी पार्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी अलाउ करती है। क्योंकि स्ट्रिक्टली रिजिड थोड़ी ऐसा थोड़ी हमारी बॉडी लोहे की रॉड है, जाएगी तो साथ जाएगी, वो नहीं था हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी, ये टिप भी चलेगी तो ये भी विदाउट ऐसे की ऐसे जाएगी, और वैसी बात है रिजिड अगर होगी, फिक्स होगी, हिंज होगी, ऐसा तो नहीं है। हमारी बॉडी ऐसी डिफॉर्मेबल है, तो हमारे अपर पार्ट की क्या टेंडेंसी होगी कि जो पार्ट बस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं, अब क्या होगा, अब वो जर्क वाला साइड में की एकदम से चले ना आगे को, तब क्या होगा वहां पे, तो अब जो पार्ट हमारा बस के साथ कॉन्टैक्ट में है, हमारे फीट, वो तो आगे की तरफ जाना चाहेंगे, बट अपर बॉडी हमारी क्या करेगी, वो ट्राई करेगी ड्यू टू इनर्शिया, पता है ना आपको, ऊपर वाले में तो फोर्स नहीं लग रहा हमारे, तो वो ट्राई करेगा, एक बैकवर्ड जर्क थोड़ा सा खाएगा वहां पे। अब एक और केस देखते हैं यहाँ पे, और सारे पॉसिबल केसेस बोला ना। अब ऐसा तो है नहीं इसके बाद कि हमारी बॉडी ऐसे बिखर जाएगी कि टांगे आगे और हम बिखर गए कहीं पीछे पड़े हुए हैं, नहीं, वहां पे आती है बॉडी की मस्कुलर फोर्सेस। बायोलॉजी वाले व्यक्तियों थोड़े चार्ज हो जाओ। बोन टू बोन कनेक्शन, बोन टू मसल कनेक्शन बाय द कनेक्टिविटी ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट हमारे को पता है। तो मस्कुलर फोर्सेस की वजह से एक टाइम क्या होगा, पहले जर्क तो लग जाएगा, बट ड्यू टू दोज मस्कुलर फोर्सेस वो हमारी बॉडी को भी फिर खींच के आगे ले जाएगी बस के साथ, और कुछ टाइम में वो पूरा एक रिलेटिव वेलोसिटी के कारण वहां पे एक मूवमेंट चालू हो जाएगी आगे के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है भी आपको पता है, जैसे वो होता है ना कि जैसे कुछ भी है मेरे पास, मान लो यही है, पता नहीं क्या है, तो ये ऐसे ऐसे फेंका, ये तो अभी मेरे हाथ में ही आ रहा है, बट जब एक मूविंग कार में हम इसको फेंकेंगे तो क्या है हमारे हाथ में आता है, हाँ वहां पे आता है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी का केस है, वो मैंने पीछे पढ़ा है भी एक जगह, आगे भी बता देंगे अगर कभी काम आएगा तो। ठीक है, बाकी इतना काफी है। ठीक है, तो ये वाला केस समझ आ गया। और सेम वैसा ही होता है कि जब हम चल रहे हैं, हौले हौले जिंदगी चल रही है और एकदम से ब्रेक मार दे तो एक फॉरवर्ड पुश हमारी बॉडी को मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है ये भी आपको पता है। तो चलो बहुत अच्छे से हमने ये केस भी निपटा लिया। तो एक इनर्शिया या फर्स्ट लॉ की समरी हम देख लें कि कोई बॉडी रेस्ट में और मोशन की मोशन में ही रहेगी जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उसे कंपेल ना करे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। ऑब्वियसली हमें ये बात पता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ की तो चर्चा इतनी सी ही हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा ध्यान भी देना है यार। अगर यहाँ पे कोई जेई वाले व्यक्ति बैठे हैं तो गालियां मत देना मेरे को कि यार इतना थियोरटिकल, इतना तो पता ही है। यू कैन स्किप या यू कैन वॉच होल वीडियो इन 2x, इच्छा है, बट एक बार कंसेप्ट चार्ज करना बहुत आवश्यक होता है। सेकंड लॉ की हम चर्चा करेंगे। अब देखो सेकंड लॉ क्या हो, देखो फर्स्ट लॉ में सिंपल केस थे कि बॉडी की जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ना ऐसी सिचुएशन की जहां पे बॉडी पे भी कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, मतलब हम यहाँ रिलेशन देखेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी की एक्सेलरेशन के बीच का। इसलिए हम बोलते हैं कि सेकंड लॉ जो है एक तरह से मेजरमेंट ऑफ फोर्स भी देता है। अब मेरी ये बात ध्यान रखना कि सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसको मैं अभी मतलब जस्ट 10 मिनट में पता लग जाएगा आपको कि क्यों। ठीक है, उससे पहले सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले एक लेवल पे छोटी सी चर्चा मोमेंटम पे जरूर की जानी चाहिए। तो अभी मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है क्यों, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। v में भी वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, अब mv लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्रॉस लगाना अभी ठीक नहीं है, मैं समझाऊंगा कि क्रॉस कैसे लगता है और क्यों लगता है। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के चक्कर में भी मैं बाद में समझाऊंगा। तो p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, वेक्टर नोटेशन के साथ आप यूज कर सकते हैं। यूनिट्स आप इसके यहाँ से देख लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड MLT-1 इसके डायमेंशन। छोटी छोटी चर्चा इसके साथ करते रहेंगे। ठीक है, अब सिंपली सेकंड लॉ की बात करें तो ये बोलता है कि बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, अब ध्यान रखना नॉट मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितना, अभी कितना, बाद में कितना, उन दो के बीच में चेंज कितना है, P2 माइनस P1। मान लो उसको P1 बोला, अगले को P2 बोला, तो उन दो के बीच का चेंज कितना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। व्हाट डू मीन बाय द डायरेक्टली प्रोपोर्शन, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब कैसे, मैं एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। देखो इसके पैरामीटर्स क्या है, एम एंड वी, मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी का दोनों का यहाँ पे खेल है। क्यों खेल है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने दो स्टोन्स ली, एक लाइट वेट का एक बहुत हैवी वेट का, मतलब ऐसा ले लो 1 किलो का 10 किलो का, और उनको ले जाओ एक
6 मंजिल 7 मंजिल ऊपर बिल्डिंग में, ठीक है। अब वहां से दोनों स्टोन्स को फेंक दो। अब 1 किलो का भी चलो ज्यादा हो जाएगा, अपने हिसाब से ले लो, 10 ग्राम 20 ग्राम, पर दूसरा ले लो हैवी सा, 7 किलो 8 किलो 10 किलो। मासेस में चेंज किया, बट दोनों को ऐसे रख के ऐसे छोड़ दिया, वेलोसिटी सेम ही होगी दोनों की, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, जब भी कंपेयर करना हो ना किसी पैरामीटर को, एक को चेंज करो दूसरे को सेम रखो, फिर दूसरे को चेंज करो पहले को सेम रखो, फिर वहां पे आपको पता चलेगा कि दोनों में से किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या दोनों की ही बराबर है, फिर आपको पता चलेगा क्या होगा। तो दोनों जब नीचे फेंका ना, तो नीचे खड़े हुए इंसान के लिए कौन सा पत्थर कैच करना इजी होगा। वैसे तो मैं तो बोल रहा हूँ कैच ही मत कर, बट फिर भी कौन सा पत्थर कैच करना ज्यादा इजी होगा। यहाँ पे एक इम्पल्स भी आता है, वो भी थोड़ी देर में बात समझाता हूँ कि कैच कैसे करना है, ऐसे पीछे को हाथ क्यों ले जाते हैं, वो भी छोड़ो भी। बट कौन से इंसान को कौन सा पत्थर कैच करना इजी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है वो जो कम मास वाली बॉल है वो कैच करना इजी रहेगा। तो बॉडी का मास भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो हम देख रहे हैं कि दैट डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन, मतलब उसका मास भी ये डिफाइन करेगा, या उसके मास की वजह से भी उसके मोशन में इफेक्ट पड़ने वाला है। वो निचले वाले खड़े इंसान को पता चलेगा, उससे पूछ लेना, ठीक है। वैसी सेम केस स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते। देखो वेलोसिटी और स्पीड बोलो चाहे कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब वेलोसिटी को भी मैं स्पीड बोल सकता हूँ या स्पीड को भी मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ, खेल डायरेक्शन का है वो आपको पता है। बट मैंने बोला स्पीड विद डायरेक्शन की बात आ रही है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बॉल की स्पीड देखो, अब आपको दिख रहा है ना वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो स्पेसिफाइड है ना डायरेक्शन, तो उसको मतलब वेलोसिटी होता है। वहां पे ज्यादा शब्दों में ना जाया करो गला खराब। वेलोसिटी की बात देख लेते, ठीक है। बुलेट 9 mm की, समझ गए होंगे कौन सा एग्जाम्पल कौन बोलने वाला हूं मैं, टैं टैं टिश, ठीक है। कैसा, गन में डाली बुलेट, ठीक है, एक में डाली, एक रखी हाथ में, तो एक से सामने वाले पे फायर कर दिया, दूसरी उसको ऐसे फेंक दी, मतलब एक की वेलोसिटी अब यहाँ पे मास सेम है, सेम बुलेट ले लो सेम, मतलब हाँ तो बुलेट तो सेम ही लोगे जब मास सेम रखना है तो, ठीक है। तो एक फायर की हमने किससे, गन से, तो अब वैसी बात है यहाँ पे जो गन वाली है उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होगी, तो वो जो हमारे टिश्यूज है वो उसको फाड़ती हुई पता नहीं कहाँ चली जाएगी, बट जो ऐसे फेंकी होगी वो कैच करना इजी रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो मतलब एक और चीज भी है यहाँ पे, हाँ ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। हाथ से फेंकी हुई कम डैमेज करेगी, बुलेट से फेंकी हुई ज्यादा डैमेज करेगी। बट एक केस बताता हूँ, अगर हमने इन दोनों को रोकना है, अब रोकना है, चाहे किसी हाथ से मत रोको, बट मैंने बोला रोकना है, तो दोनों को रोकने के लिए अलग अलग फोर्सेज लगानी पड़ेगी कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसमें फोर्स भी उसके ऑपोजिट ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब कैसे, देखो मैं एक चीज भी बताता हूँ, इसमें दो खेल हो सकते हैं। अगर आपने दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाई है किसी भी इक्विपमेंट द्वारा, तो जो हाथ से फेंकी हुई वो बहुत कम समय में रुक जाएगी, वो तो एकदम से ही हाथ में आ जाएगी। बट जो वो वाली चली, अगर उस पर भी वही सेम फोर्स लगाए तो उसको टाइम लगेगा रुकने। बट अगर मैं बोलूँ मैंने टाइम फिक्स कर दिया, अब मैंने टाइम क्यों फिक्स किया ये आपको पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम मैंने लिमिट कर दी, इसको बोलते हैं लिमिटिंग ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम मैंने लिमिट कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, समझे आप कि नहीं समझे। मैंने बोला कि दोनों बुलेट्स मेरे को 5 सेकंड में रुकनी चाहिए, तो दोनों को रोकने के लिए अलग अलग फोर्सेज लगानी पड़ेगी। अब देखो मास फिक्स है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको रोकने के लिए ज्यादा ऑपोजिट फोर्स भी लगानी पड़ेगी एक सर्टेन टाइम में। तो तभी मास और वेलोसिटी दोनों का योगदान समझते हुए इनको एक साथ किया और उसी टर्म को नाम दे दिया मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। अब देखो, द ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम इन अ गिवन टाइम, द ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड। अब ये हम बोल सकते हैं कि जिस भी बॉडी का, तभी तो बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने क्यों बोला था, फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब बॉडी का मोमेंटम भी ज्यादा है, ठीक। बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है तो एक पर्टिकुलर टाइम में उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। देखो थियोरेटिकल पार्ट है, मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ जितनी 1-to-1 कन्वर्सेशन हो सके आप लोगों के साथ, दी बेस्ट है। अब देखो डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम जो बोला था वही मान के चलते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ये भी जरूरी है, मैंने बोला था ना वेक्टर क्वांटिटी से सिर्फ हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही होगी, ऑब्वियस ही बात है, दूसरी डायरेक्शन में क्यों जाना हमको। देखो फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। अब कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो कि ऐसा क्यों होता है, और थोड़े मतलब डेरिवेशन के साथ हम चलते हैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला देने, ठीक है। देखो लिखो कि इफ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ, हमने क्या बोला, फोर्स हमने ले ली एफ वेक्टर मान के चलो, वेक्टर लगाते हुए चलो देखते हैं, फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब मैं इस डेल्टा का मतलब आपको देखो, प्लीज प्लीज प्लीज
डेल्टा का मतलब तो पता होगा ना, चेंज, ठीक है, डेल्टा टी। एंड वेलोसिटी ऑफ मास m चेंजेस फ्रॉम u टू v, मतलब पहले उस मास m की, m भी लिख लेते, पैरामीटर सारे लिख लेते, मास, पहले उसकी वेलोसिटी थी u से इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी, और इन पे भी आप वेक्टर लगाते हुए चलो, ठीक है। अब तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इसको मान लो मैंने बोला p1 वेक्टर, और फाइनल मोमेंटम को बोला मैंने p2 वेक्टर, और ये क्या होगा mu वेक्टर, और ये होगा mv वेक्टर। अब इतनी चर्चा समझ आई तो मजा आ गया होगा आपको भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, जो हमारे पास डेफिनेशन थी, सेकंड लॉ हमारे को क्या बोलता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन इट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। रेट का मतलब समझ आता है ना, कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में कितने चेंज हो रही है। अब देखो थोड़ा मतलब आपके लिए झोल हम करते ही है। अब देखो यहाँ पे जो डेल्टा टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई दो टाइम t2 माइनस t1, यही तो होता है टाइम के बीच का चेंज, जहां पे हमने देखना है, ठीक है। अब आपका डेल्टा पी वेक्टर जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द चेंज, अब अपॉन टाइम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ओके, तो यहीं से हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करते चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर, टेकिंग एम कॉमन तो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, आपके पास कुछ आ जाएगा डेल्टा पी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे डेल्टा पी वेक्टर को मैं एक और चीज देख सकता हूँ, अगर v माइनस यू है, मतलब ये भी तो एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको भी बोल सकते हैं हम कि चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी, तो इसको हम एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। आई होप इतनी सी चीज आपको समझ आई होगी, आनी भी चाहिए, बेसिक सी ही चीज है तो समझ तो आएगी, और आप हो ही होनहार तो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि डेल्टा वी क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो हम एक्सेलरेशन लिखते थे यार, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या होता था टाइम, या डेल्टा वी बाय टी भी लिख लेते थे, या नीचे भी डेल्टा टी लगा लो, टी टू माइनस टी वन कर लो, डेल्टा टी लिख लो, कोई टेंशन नहीं होगी आपके पास, ठीक है। अब मैं फिर से एक बात बोलूंगा आपको, पहले तो कुछ कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे बीच में ले आते हैं, ठीक है, जहाँ पे सही में के की वैल्यू 1 होती है, वो आपको पता है आगे कैसे होगा। तब मैं फिर से बोलूंगा, मेरी एक पिछली वीडियो देख लो जहां पे मैं थोड़ा बता रहा था मोशन इन प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन की जब बात हो रही थी, तो वहां मैंने बोला था कि यदि टाइम को लिमिट कर दिया जाए, ये तो होता था एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट करने का क्या मतलब है, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम टाइम चेक करें, मतलब जैसे हम बोलते थे ना कि 6 सेकंड से 12 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी के साथ ये खेल हुआ, बट हम ये जानना चाहते हैं कि 7th सेकंड पे क्या हुआ, 7th सेकंड का मतलब क्या है, 6 से 7 के बीच में पर्टिकुलर टाइम में, 8th सेकंड पे क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस, उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम जानना चाहते हैं कि वहां पे क्या हुआ। तो उसमें हम क्या लिखते थे, जो हमारे पास ये होता था, देखो हम बोलते थे कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये बन जाता था हमारे पास डी वी बाय डी टी। अब ये क्या होता था, डिफरेंशियल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, ये वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है, लिंक डाल दूंगा मैं, चेक कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना जरा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हमारे पास बन जाएगा डी पी बाय डी टी, जब हम करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका उपयोग फॉर्मूले में, ठीक है। आई होप इतनी सी बात तो अच्छे से समझ आ ही गई होगी। देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोलता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बोलते थे, जैसे कि होगा हमारे पास F इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अब देखो K कहाँ गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड टेकन एज 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा d बाय डी टी। अब हम P की वैल्यू डाले तो P क्या होता है हमारे पास mv, हमने पढ़ा था कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, mv। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता था, इसको सॉल्व करने के लिए आओ मैथमेटिशियंस, तो हम यहाँ पे क्या लगाते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास सिंपली क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, m रखा है एज इट इज एंड d बाई डी टी हो जाएगा v का, प्लस v रखा है एज इट इज एंड d बाई डी टी हो जाएगा m का। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे लगा लो, बट ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इसको एक ऐसे लिख देता हूँ, पहले थोड़ा सा मिटा दें इसको। तो इसको मैं जरूर लिखना चाहूंगा, और क्यों लिखना चाहूंगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या आया था, m as it is dv by dt प्लस v as it is dm by dt। यही होता है आपके पास फोर्स का, जो मैं बोलूँ तो जनरल फॉर्मूला यही है। जब हम F इक्वल टू एम में पढ़ते हैं ना, वो तो हमने कुछ करके निकाला, कैसे निकाला मैं बताता हूँ, बट फोर्स का जनरल फॉर्मूला यही है आपके पास, और ये काम आएगा। कहाँ काम आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये फॉर्मूला आपके पास हर जगह काम आएगा, किसी भी सवाल में। बट जो हम F इजिकल टू एम में बताते हैं, F इजिकल टू एम में, वो आपके पास 98% फॉर्मूलाज में काम आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना, जब बोलते हैं कि एक मान लो वो नहीं होता, वो जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक ऐसी बेल्ट ऐसी लगी थी जिसके साथ सामान ऐसे आगे को जाता है। तो एक ऐसा कुछ सवाल है, फिजिक्स में है एक सवाल, मैं वो करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, इसी चैप्टर में करवाऊंगा, कि ये कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर 2 ग्राम या 2 किलोग्राम पर सेकंड या 2 ग्राम पर सेकंड से हम ऐसे रेत फेंक रहे हैं, और कुछ ऐसा सवाल था। तब देखो वहां पे कि हर सेकंड में उसका वेट बढ़ रहा है, तो डीएम बाई डी टी वहां पे यूज में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे मास कांस्टेंट नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि बॉडी का जो मास है ना, वो आपको फिक्स्ड ही मिलता है, क्योंकि हम एक ही बॉडी की बात कर रहे थे, या तो 5 किलो की होगी या तो 10 किलो की होगी। तो बॉडी का मास फिक्स करते हैं, हमारे को पता है कि बॉडी का मास अगर फिक्स कर दिया तो ये m कांस्टेंट हो गया, तो dm बाई डी टी जीरो हो जाता है, और ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो हम बोलते थे कि अगर बॉडी का मास फिक्स कर दिया जाए तो ये बचेगा हमारे पास कुछ इतना ही, और यही तो है आपके पास F इक्वल टू एम ए। डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। F इज इक्वल टू एम ए, ये देखो आपके पास ये यहाँ से आता है। ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखना, ये dm बाई डी टी वाला भी काम आता है, काम आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या बोला, हल्की फुल्की चर्चा कि F इजिकल टू एम में ऐसा यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे अब, कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और डायमेंशन इसका हो जाएगा MLT-2। निकाल के भी देख सकते हैं, ये तो खैर अब फिर याद भी रहना ही चाहिए। अब देखो इन SI यूनिट, एक चीज बताता हूँ ध्यान से रखना, कि फोर्स इज वन दैट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हाँ न्यूटन भी बोलते हैं। जैसे मान लो कैपिटल N, तो 1 न्यूटन हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो किसी ने 1 न्यूटन की भी डेफिनेशन पूछी तो हम ये भी बता सकते हैं, बट इन ऐसा यूनिट द फोर्स इज वन दैट कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू अ मास ऑफ 1 kg नाउन एज न्यूटन। ठीक है। तो जो 1 kg ऑफ मास को एक 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जिसमें हो या जहां पे हो, तो वो फोर्स हमारे पास कितनी होती है, वो फोर्स हमारे पास होती है 1 न्यूटन। ठीक है। थोड़े मत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दो, फिर ये वीडियो हम कंप्लीट ही कर देंगे, बड़ी भी हो रही होगी थोड़ी सी। ठीक है। फिर थर्ड लोकल करते हैं। ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहला लिख लो कि अगर हमारे पास इफ फोर्स जीरो हो, वेक्टर वुक्टर छोड़ना भी, कि अगर फोर्स जीरो हो तो इट इम्प्लाइज कि ए भी जीरो ही होगा। तो यहाँ पे सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ। एक चीज आपने पढ़ा भी होगा, जो सेकंड लॉ है इसको हम रियल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम थर्ड लॉ भी और फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ तो यहीं से डिराइव हो रहा है, थर्ड भी बताता हूँ। देखो कि अगर वहां पे फोर्स जीरो कर दिया जाए, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और यही केस हमारे पास फर्स्ट लॉ में था, तो सेकंड लॉ बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे फर्स्ट लॉ काम करता है। ठीक है। ये बात हमको समझ आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं कि अगर सेकंड लॉ, हाँ ठीक है, सेकंड लॉ आपके पास क्या है, एक वेक्टर लॉ है, हमने बताया था वेक्टर लॉ है, तो इसकी 3 इक्वेशंस बनेगी। अब कैसे 3 इक्वेशन बनेगी वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहली तो एफ एक्स होगा, एफ वाई होगा, एफ जेड होगा, तीनों एक्सिस में कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे होगी, और जो वो क्या था, पी एक्स बाई डी टी, ऑब्वियसली डीपी बाई डी टी बोला ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हमने बता दिया कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब ये भी प्रूव किया, देख लो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को 1 लेके। ठीक है। और एंड में हम कहाँ पहुंचे थे, एम ए पे, तो एम ए एक्स। अब एम एक्स कुछ नहीं होता है, मास एक्स डायरेक्शन में कुछ और वाई डायरेक्शन में कुछ और, ऐसा नहीं होता ना, अभी अभी कांस्टेंट किया यार, फिक्स किया तो उसको। तो एम ए एक्स पी एक्स होता है, डी टी टाइम भी वैसे ही रहता है। ठीक है। मतलब उसी डायरेक्शन का वहां पे कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट समझ लो,
हाँ, मैं भी क्यों इतनी चर्चाओं में पढ़ रहा हूँ। मतलब एफ वाई, फोर्स वाई में वही देखेंगे जिसकी वजह से एक्सेलरेशन वाई में कुछ होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी वाई में और फोर्स भी वाई में और मोमेंटम भी वाई में और यहाँ पे नीचे जेड में, एम ए जेड। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर फोर्स और वेलोसिटी जो आपके पास है यहाँ पे वो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, मतलब पैरेलल मतलब कुछ ऐसे 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 आगे चल रही है, 0 डिग्री एंगल भी समझ सकते हैं, मतलब पैरेलल ना हो, मतलब कुछ ना कुछ एंगल बना रही हो, तो वहां कंपोनेंट्स बनेंगे एंड इट चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाकी पे नहीं। सेम जैसा प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, सेम ये लाइन वही है जैसा प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था कि वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी की वजह से वी वाई पे फर्क पड़ेगा ना, वी एक्स पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। वहां पे मैंने यही चर्चा की थी कि वी एक्स रिमेन सेम। अरे कैसे, देखो हमने वहां पे ऐसी चर्चा नहीं की थी, जैसे मान लो ये एक प्लेन है, आपको भी ऐसे ही समझाना पड़ता ना, जैसे वी है, ये कोई एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो यहाँ पे ये जो वी एक्स होगा इसका यहाँ पे कंपोनेंट, इसको हम बोलते हैं वी कॉस थीटा, और इस साइड को कुछ वी वाई हो जाएगा और उसको बोलेंगे वी साइन थीटा। और ग्रेविटी यहाँ पे कैसी लगेगी, यहाँ पे क्या हर जगह ग्रेविटी नीचे को ही लगेगी, तो नीचे को लगने वाला कंपोनेंट वी वाई है जिस पे ये ग्रेविटी जो है कुछ ना कुछ फर्क डालेगी आगे को चलने वाली वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी निचली डायरेक्शन में है ना। तो हमने क्या बोला था, जब तक कोई कंपेल ना करे तब तक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी का जो वी एक्स वाला कंपोनेंट है ये अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि इस तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती है, देन वी एक्स रिमेन सेम। तीसरा और आखिरी पॉइंट फटाफट देख लो, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ आज ना एक वार्म अप जैसा था, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का, विदाउट एनी प्रेपरेशन, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल बता दें और थोड़ा बाइंड अप कर लें आप लोगों के साथ भी, एक गैदरिंग फिर से बना लें ताकि आने वाले टाइम में वो अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। ठीक है, अब देखो जो सेकंड लॉ है हमारे पास वो सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कैसे, हमने क्या बोला, सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा, जैसे F इज टू एम ए हमने बोला, यहाँ पे F क्या होगा, ये होगा नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। अब इंग्लिश पे ध्यान देना हल्का सा, अंग्रेजी जरूरी नहीं है बट थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल। और एक्सेलरेशन ए क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो जहां पे रिजिड बॉडी सिस्टम, मतलब जहां पे रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर बॉडी आती है, वहां पे सेकंड लॉ भी वैसे ही काम करता है जैसे सिंगल पॉइंट पार्टिकल पे काम करेगा। वहां पे जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास, फिफ्थ चैप्टर, रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, वहां पे आ जाएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ये हमने देखा सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए ये कैसे काम करेगा, मास ऑफ द पार्टिकल, फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बट जहां पे एक रिजिड बॉडी आती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आते हैं या खुद बॉडी आती है, मतलब समझ रहे ना आप, तो एफ वहां पे क्या होता है, वो होता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ये ध्यान रखना पहली चीज, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा हल्की फुल्की। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल। एक्सेलरेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग हो रही है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एज अ होल। मोर प्रिसाइजली इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ये होता है, ये चीज ध्यान से पढ़ना ब्रो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। एक बार यहीं से सवाल बन के आया था, वो सवाल भी मैं इसके जब ये चैप्टर फाइंड अप करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, यहां से एक सवाल आया था और ये क्या तो भयानक सवाल था। ये जो एक्सेलरेशन हम पढ़ते हैं ये होती है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हम जैसे व्यक्ति हैं, आप भी व्यक्ति हैं, हम जैसे आगे चल रहे होंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास की भी वही वेलोसिटी होगी, तो एज अ होल सिस्टम भी हमारी वही वेलोसिटी थी, इसलिए ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। बट जैसे कोई पंखा घूम रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है एक जगह, बट फैन में वेलोसिटी एज अ सिस्टम बात करें, वहां पे कुछ टॉर्क आएगा, वेलोसिटी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, फिर मजा आता है। ठीक है, तो आगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन में इसको कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो कि एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन, ये जो हम एफ लिखते हैं इसमें हम तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी सिस्टम की इंटरनल फोर्स इस एफ में इंक्लूड हम नहीं करते हैं। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होती है और पॉइंट 3 को भी और अच्छे से करेंगे अगली वीडियोस में। और लास्ट में एक आपको मैं सवाल दे देता हूं यहाँ पे स्क्रीन पे,
आ जाएगा भी। तो ये सवाल ऐसे ही बेसिक सा सवाल है, खुद से कर लेना, खुद से ट्राई करना, अच्छा लगेगा आपको भी। पर ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। बट आने वाली वीडियोस अब हल्का सा हम लेवल अप भी करेंगे, क्योंकि हमारे जेई वाले नीट वाले भाई बंधु भी होंगे, उनके लिए भी माल मसाला अब तैयार मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मतलब एक चार जप मानते हैं, जैसे वार्म अप मैच खेला है हमने। बट फिर भी हमने जितना बता सकते थे अपनी तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, अभी एचसी वर्मा सर की बुक भी करनी है, बट जितना भी हम वार्म अप मैचेस कर सकते थे वो हमने थोड़ा सा किया, और एक ही वार्म अप मैच होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली वीडियो जो होगी वो तड़क भड़क के साथ, हमारी भी प्रेपरेशन के साथ आएगी। मैंने भी देखा काफी टाइम हो गया यार, अच्छा नहीं है, बट चलो अब एक अच्छे से चलेंगे, साथ में चलेंगे। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्या डायलॉग था हमारा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, राधे राधे।